आज का हमारा टॉपिक है डाटा प्री प्रोसेसिंग स्टेजेस। हम काफ़ी बार ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि डाटा हमारे पास जब आता है तो वो बहुत बड़ा भी हो सकता है और हो सकता है कि उसके अंदर हमारे पास नॉइज़ी डाटा हो। तो डाटा को अपने मॉडल के लिए प्रिपेयर करने के लिए हमें उसको कुछ ना कुछ उस पर प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ती है और उसके लिए उसको हम कहते हैं डाटा प्री प्रोसेसिंग स्टेजेस। ठीक है। जो data pre-processing or preparation is the process of detecting and correcting corrupt or inaccurate records from a data set। तो डाटा प्री प्रोसेसिंग में आप क्या करते हैं कि आप ये डिटेक्ट करते हैं कि आपके पास करप्ट या इनएक्यूरेट डाटा कौन सा है और आप उस डाटा को करेक्ट कर देते हैं या फिर आप उस डाटा को रिमूव कर देते हैं। ठीक है। और इट रेफर्स टू आइडेंटिफाइंग इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट, इररेलेवेंट पार्ट ऑफ द डाटा एंड देन मॉडिफाइंग, रिप्लेसिंग और डिलीटिंग द अननेसेसरी डाटा। ठीक है। तो ये वही बात है कि आपने अपने डाटा को देखना है, आपने उस डाटा में से जो भी आपके पास इनकरेक्ट या इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है आपने उसको फर्दर प्रोसेसिंग से पहले ही आपने उसको रिमूव कर देना है या आप उस डाटा को रिप्लेस कर सकते हैं या आप उस डाटा को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। और ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम अपने डाटा को एज इट इज़ पास कर देंगे तो हमें पता है कि क्योंकि हमारे पास अननेसेसरी डाटा से हमारे रिज़ल्ट्स पे अच्छा इफेक्ट नहीं होता। हमारे पास जो एनालिसिस करना है हमने उसके जो रिज़ल्ट आएंगे वो बिल्कुल ही गलत आएंगे। ठीक है। तो उसका हमारा जो पर्पज़ है कि हमने डाटा में से एनालिसिस करके हमने इन्फॉर्मेशन निकालनी है वो इन्फॉर्मेशन ही हमारे पास एक्यूरेट नहीं आएगी। ठीक है। तो इसीलिए डाटा प्री प्रोसेसिंग इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउज इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रॉ एक्सपेरिमेंटल डाटा। ठीक है। आप देखेंगे कि जब भी आप डाटा प्री प्रोसेसिंग अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो रिजल्टेंट डाटा सेट होगा वो आपके पास बहुत ज़्यादा उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी। ठीक है। आपके पास जो भी अननेसेसरी डाटा है, जो आपके पास इररेलेवेंट डाटा है वो सब ख़त्म हो जाएगा और जब आप मॉडल को एक क्लीन डाटा पास करेंगे तो आपका कंप्यूटेशन टाइम भी इम्प्रूव होगा, आपके पास मेमोरी भी कम लगेगी। ठीक है। अब इसमें हमारे पास प्री प्रोसेसिंग के डिफरेंट स्टेजेस हैं। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने डाटा सेट पे ये सारी स्टेजेस लगानी है। आपने अपने डाटा सेट के लिए देखना है कि आपके डाटा सेट पे कौन सी ये स्टेप है या स्टेज है अप्लाई होगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कुकिंग कर रहे हैं, आप देखें हर डिश के लिए आपको अलग तरह से प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। आप अगर राइस बना रहे हैं उसकी प्रिपरेशन डिफरेंट है, अगर आप कोई कढ़ाई बना रहे हैं, ठीक है, उसकी आपके पास प्रिपरेशन डिफरेंट है। ठीक है। तो इसी तरह हर डाटा सेट भी डिफरेंट है और उसकी प्रिपरेशन, उसकी प्री प्रोसेसिंग भी डिफरेंट है। तो सेम स्टेप हर डाटा सेट पे अप्लाई नहीं होंगे। आपने खुद से एनालाइज करना है कि किस डाटा सेट पे कौन सा स्टेप लगेगा तो मेरे पास हमारे पास जो है हमारा डाटा सेट इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें हमने जो देखना है वो हमने देखनी है 5 स्टेजेस हैं। ठीक है। वो एक है एग्रीगेशन, सैम्पलिंग, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, फीचर सबसेट सिलेक्शन और हमारे पास है डाटा क्लीनिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एग्रीगेशन से। डाटा एग्रीगेशन इज़ एनी प्रोसेस इन विच इंफॉर्मेशन इज़ गैदर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन अ समरी फॉर्म फॉर पर्पसेस सच एज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अच्छा, डाटा आपके पास जब हम किसी समरी फॉर्म में ले आते हैं तो उसको हम कहते हैं डाटा एग्रीगेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास हमें पता है कि एज 0 से लेकर कह लें कि 100 तक हो सकती है। वैसे तो 100 से ऊपर भी हो सकती है लेकिन 120, 110, 120 की मतलब इतनी हम 130 लगा लेते हैं। ठीक है। इससे ज़्यादा तो अब नहीं होती। तो आपके पास जो रेंज है 0 से लेकर 130 तक होती है। तो मैंने एक कंपनी के एम्प्लॉयज़ का डाटा सेट उठाया है। उसमें हमने देखा कि हम कहते हैं कि उसमें हमारे पास एज क्या है। तो बजाय कि हम हर एज को अलग से काउंट करें कि हमारे पास 20 ईयर से कितने एम्प्लॉयज़ हैं, 21 ईयर से कितने एम्प्लॉयज़ हैं, 22 ईयर से कितने एम्प्लॉयज़ हैं या 30 ईयर से कितने एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत ज़्यादा रेंज बढ़ जाती है। तो हम क्या करते हैं अपनी एज का ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है। तो ग्रुपिंग करने से हमारे पास क्या होगा, हम पहले काउंट कर रहे हैं हर एज को, फिर हमें ग्रुप बना लेते हैं 20 से लेकर 25 में कितने हैं। ठीक है। 26 से लेकर 30 में कितने हैं, 30 से लेकर 35 तक कितने हैं। तो ये हमने क्या कर लिया, ये हमने अपने डाटा को समराइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर।
ये मेरे पास एक डाटा सेट था कि कितने पेशेंट्स को किस एज ग्रुप में हेपेटाइटिस होने का चांसेस ज़्यादा है। तो ये हमने एक विजुअलाइजेशन से रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने एज ग्रुप के अपने पास 4 ग्रुप्स बनाए हैं, ठीक है। 0 से 15, 15 से 30, 30 to 50 और 50 अबव, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 4 ग्रुप्स बनाए हैं और हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 30 to 50 एज ग्रुप के जो लोग हैं उनको काफ़ी 57% चांसेस है कि उनको हेपेटाइटिस हो, ठीक है। मतलब इस एज ग्रुप के लोग को ज़्यादा हेपेटाइटिस होता है। तो आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 4 ग्रुप्स हैं और हमारे पास जो ग्राफ है वो भी बहुत ज़्यादा हमें समझ आ रही है यहाँ पे, ठीक है। बजाय यहाँ पे 0 से लेकर 100 तक हमारे पास बार्स आ रही होती हैं और हर एज ग्रुप में आ रहा होता है कि इस ग्रुप में इतना, इस ग्रुप में इतना, इस ग्रुप में इतना, ठीक है। ग्रुप में नहीं, इस एज में इतना, इस एज में इतना, तो वो बहुत ज़्यादा 0 से 100 तक इसमें बार्स बनी होती हैं, हमें समझने में मसला हो रहा होता। हमने क्या किया, इसको समरी करके इसको हम सिर्फ और सिर्फ 4 ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो हमें समझ भी आ रही है अब कि किस एज में आपको ज़्यादा हेपेटाइटिस होने का चांस है। तो ये आपने क्या किया है, अपने डाटा को समराइज फॉर्म में कर दिया, या आपने डाटा पे एग्रीगेशन अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसी तरह आप अगर देखें कि हम कहते हैं कि हमारे पास बजाय कि हम कहें एक कंपनी में हमारे पास वेब डेवलपर्स हो सकते हैं, एंड्रॉयड डेवलपर्स हो सकते हैं, ठीक है, iOS डेवलपर्स हो सकते हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो सकते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकते हैं। तो ये सारी फील्ड को हम अगर हम नहीं चाहते कि भाई हम इनको अलग अलग काउंट करें, तो हम इनको मर्ज करके एक फील्ड बना सकते हैं और उसे हम कहते हैं कि ये IT की फील्ड, ठीक है। तो आपने सारी चीज़ें मर्ज करके आपने उसको क्या कर दिया है, एक डिपार्टमेंट में डाल दिया कि ये आपके पास IT का डिपार्टमेंट है। तो ये आपने फिर क्या किया, अपने पास डाटा एग्रीगेशन किया, ठीक है। तो ये हमने देखा कि हमने जब डाटा को काफ़ी ज़्यादा डाटा हो उसको हमने समराइज़ करके एक कैटेगरी में फॉल करवाना हो तो उसको हम कहते हैं डाटा एग्रीगेशन। तो इसको यूज़ करके हमने देखा अगर 5-6 फीचर हैं, 5-6 फील्ड हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं जब एक में, तो हमारे पास क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक फ़ीचर आ रहा है। जहाँ पे हमारे पास 6 होने थे, 6 पे अलग अलग प्रोसेसिंग होनी थी, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक फ़ीचर पे होगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सैम्पलिंग। सैम्पलिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच अ प्री डिटर्मिन्ड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर टेकन फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन, ठीक है। द मेथड, इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें सर्कल में नज़र आ रहा है कि सर्कल में बहुत ज़्यादा लोग हैं। हम उन सर्कल में से यहाँ पे सेलेक्ट करके हम यहाँ पे छोटा सैंपल ले रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि हम बजाय हर पर्सन पे अलग एनालिसिस करें और हम कहें कि अच्छा इस पे क्या होगा, इस पे क्या होगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो हम क्या करते हैं, हम उनसे थोड़े से लोगों को उठा लेते हैं और उन पे अपना काम करते हैं और फिर उसी से रिज़ल्ट निकालते हैं और कहते हैं कि अच्छा उन लोगों पे भी यही होगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो आप सैम्पलिंग कर रहे हैं, जो आपका डाटा सेट है, उसमें सब आपके पास रिकॉर्ड्स की एंटिटीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तभी आपका ये हो सकता है कि आप छोटा सैंपल लें, उस पर रिज़ल्ट निकालें और बाकी सब पे भी अप्लाई कर दें। ये नहीं हो सकता कि डाटा सैंपल में आपके पास जो है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग हैं, ठीक है। आपने उसमें से 2-3 लोगों को उठा लिया है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स वालों को उठा लिया है जो कम है, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स उस डाटा सेट में बहुत ज़्यादा उनको आपने मिस कर दिया है, तो फिर वो रिज़ल्ट उस डाटा सेट पर अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका जो डाटा सेट है उसमें सबकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होनी चाहिए, तभी आप सैम्पलिंग में का जो रिज़ल्ट है वो सब पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब सैम्पलिंग की कुछ टाइप्स हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहली टाइप है आपके पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसमें आपने क्या किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास में आप लोग बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं रैंडमली सेलेक्ट कर लेती हूँ कि एक बच्चा फर्स्ट रो से आ जाए, एक सेकंड रो से आ जाए, एक लास्ट रो से आ जाए, ठीक है, एक राइट कॉलम से आ जाए, एक लेफ़्ट कॉलम से आ जाए। रैंडमली मुझे जो नज़र आ रहा है मैंने उसको उठा लिया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसमें कोई आपके पास टेक्निक नहीं है, बस आपको जो नज़र आ रहा है आपने वो रिकॉर्ड ले लिया, ठीक है, वो स्टूडेंट उठा लिया। तो इसमें आपके पास क्या होता है कि हर जो आपके पास रिकॉर्ड है या उस डाटा सैंपल का मेंबर है उसका इक्वल चांस होता है कि उसको सेलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। अगर क्लास में सब स्टूडेंट बैठे हैं तो सबका इक्वल चांस है कि किसी को भी टीचर बुला सकता है,
ये नहीं है कि जो आगे बैठे हैं उनके चांसेस कम है, क्योंकि वो आगे बैठे हैं टीचर को लग रहा है कि अच्छा वो पढ़ने वाले हैं तो उनको टीचर नहीं बुलाएगा, और जो पीछे बैठे हैं उनके चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, और वाइस वर्सा के पीछे बैठने वालों के चांसेस कम हैं कि वो पीछे बैठे हैं टीचर को नज़र नहीं आ रहा, और आगे वालों के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं होता। जो क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं उन सब का इक्वल चांस होता है कि टीचर किसी से भी पूछ सकता है, किसी को भी बुला सकता है, किसी को भी सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। तो इन अ सिंपल रैंडम सैम्पल एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। योर सैम्पलिंग फ्रेम शुड इंक्लूड द होल पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये भी वही बात है कि आपने ये अपना लेकिन ध्यान रखना है कि आप सेलेक्ट करते हुए आप ये ना करें कि आप अपने डाटा सेट में से कुछ करेक्टरिस्टिक्स वाले लोगों को छोड़ दें। ठीक है, जैसे अगर मैं आपकी क्लास में अगर ये देखती हूँ कि मेल और फीमेल कितने हैं, तो मैं क्या करूँ कि आप रैंडमली सेलेक्ट करूँ लेकिन सब मेल्स को उठा लूँ, फीमेल किसी को ना उठाऊँ, तो क्या होगा, फीमेल्स का तो हमने डाटा सेट में उसको इंक्लूड ही नहीं किया। तो वो चीज़ हम फिर अपने ये नहीं कह सकते कि जो इस हमारे मेल पर जो हमने प्रोसेसिंग किया, जो भी हमने काम किया, जो हमारे रिज़ल्ट आए वो फीमेल पे भी अप्लाई होंगे। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं होगा। तो आपने क्या करना है कि जब रैंडमली सेलेक्ट करना है तो लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि आपके पास उस डाटा सेट में हर करेक्टरिस्टिक्स वाला जो रिकॉर्ड है, मेंबर हैं, वो सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आती है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग नाम से पता चल रहा है कि थोड़ा सा सिस्टम है इसमें। आप इसमें क्या करते हैं, ये रैंडमली नहीं कर रहे, आप कोई ना कोई सिस्टम अपना बना देते हैं, कोई ना कोई इक्वल इंटरवल से आप अपना डाटा सेलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे डाटा सेट पड़ा हुआ है, हमने यहाँ पे इक्वल इंटरवल है, यहाँ पे सेकंड को उठाया, सेकंड के बाद 2 को छोड़ के फिर उठाया, फिर 2 को छोड़ के उठाया, फिर 2 को छोड़ के, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 का इंटरवल है। स्टार्ट आपने सेकंड से किया और उसके बाद आपने क्या लिया है, 2 लोगों को छोड़ के थर्ड आपने मेंबर को पिक कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है कि इसमें आपको सोचना नहीं पड़ता अच्छा किसको लूँ रैंडमली किसको लें, आपको पता है कि अच्छा 2 छोड़ के मैंने तीसरे को उठाना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जब पास में पेपर्स मैट्रिक में या इंटर में पास पेपर्स करते थे, तो अक्सर टीचर से कहते कि टीचर हमें टेस्ट दे दें, तो कुछ टीचर ऐसे करते थे, वो कहते थे 1 क्वेश्चन करो, 2 छोड़ दो, फिर उसके बाद 1 क्वेश्चन करो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हुआ, टीचर ने आपको कह दिया कि ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कर दी, 2 क्वेश्चन छोड़ के 1 क्वेश्चन करना है आपने। ठीक है, कि बजाय वो टीचर सोचे ये कौन सा दूँ, उसने आपको बता दिया अच्छा 3 क्वेश्चन छोड़ के 1 कर लो, 4 छोड़ के 1 कर लो, या 1 छोड़ के 1 क्वेश्चन कर लो। ठीक है, तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इज सिमिलर टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, बट इट इज़ यूजुअली स्लाइटली ईजियर टू कंडक्ट। क्यों? क्योंकि आपको सोचना नहीं पड़ता कि कौन सा लें, आपको पता है यहाँ से स्टार्ट किया, अब उसके बाद नेक्स्ट कौन सा होगा। ठीक है, एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज लिस्टेड विद अ नंबर, बट इंस्टेड ऑफ रैंडमली जनरेटिंग नंबर्स इंडिविजुअल्स आर चोजन एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, रैंडमली की बजाय आप क्या करते हैं, इंटरवल से अपने मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, थर्ड है हमारे पास स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड में जो स्टार्ट है इसका मीनिंग होता है सब ग्रुप। इसका मतलब ये है कि आप अपने डाटा सेट को सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो रैंडम और जो हमने सिस्टमेटिक सैम्पलिंग देखी है उसमें हम डिवीज़न नहीं करे डाटा सेट की किसी भी बेसिस पे। हमारे पास डाटा सेट है, हमारे पास सामने है, हम उसमें से पिक कर रहे हैं। ठीक है, वो जो भी पिक हो जाए, लेकिन हमने ये ध्यान रखना है कि हमारे पास सारे पिक हों, वो हमने देखना है, लेकिन हमने उसकी कोई ना कोई ग्रुपिंग नहीं की हुई। इस सैम्पलिंग में आप क्या करते हैं, अपने डाटा सेट को करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे पहले डिवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंश्योर करने के लिए कि आपके पास हर करेक्टरिस्टिक्स का सैम्पल होना चाहिए। ठीक है, तो इससे आपके पास ये काम इजी हो जाएगा। जैसे बेसिक जो हम एग्जांपल अक्सर लेते हैं कि क्लास में अगर हमें देखना है कितने मेल स्टूडेंट्स हैं, कितने फीमेल स्टूडेंट्स हैं, तो उसके लिए हम क्या करें कि सबसे पहले हम मेल और फीमेल को अलग अलग करें। ठीक है, फिर मैं मेल्स में से कुछ स्टूडेंट्स सेलेक्ट करूँ और फिर फीमेल में से कुछ स्टूडेंट्स सेलेक्ट करूँ, तो ये मेरे पास क्या हो गई है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग हो गई है। इसी तरह हमारे पास सब ग्रुपिंग हो सकती है कि मैं कहूँ कि हमारे पास BS/CS के स्टूडेंट्स अलग हो जाएं और BS/IT के स्टूडेंट्स अलग हो जाएं। ठीक है, हमने रेशो देखनी है कि CS में स्टूडेंट्स ज़्यादा आते हैं या IT में स्टूडेंट्स ज़्यादा आते हैं, तो ये करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, ठीक है, आपकी फील्ड की बेस पे हमने सब ग्रुपिंग कर दी। नेक्स्ट हमारे पास हो सकता है हम कहें कि BS के स्टूडेंट्स अलग हो जाएं और MS के स्टूडेंट्स अलग हो जाएं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, डाटा सेट में से अपने BS और MS की बेसिस पे सब ग्रुप्स बना लिए और फिर हमने उनमें से ग्रुपिंग अपना डाटा सेलेक्ट करना है। ठीक है, अपने सैम्पल सेलेक्ट करने हैं।
तो इसमें आपने जो बात इसमें जब आपने सब ग्रुपिंग कर ली, मेन काम आपका हो गया, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप डाटा में से रैंडमली सिलेक्ट कर लें, आप डाटा में से सिस्टमेटिकली सिलेक्ट कर लें। ठीक है, ये दोनों आपके ऊपर है कि आपने क्या करना है। अच्छा, दिस सैम्पलिंग मेथड इज़ अप्रोप्रिएट व्हेन अ पॉपुलेशन हैज़ मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, एंड यू वांट टू इंश्योर दैट एवरी कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेड इन द सैम्पल। इस बात का ही मतलब है कि आपके पास अगर क्लास में हम देखें ना कि 80 मेल हैं फॉर एग्ज़ाम्पल और 20 फीमेल हैं, ठीक है, तो जब मैंने अपना डाटा सेलेक्ट करना है तो मैंने ये ध्यान रखना है कि ऐसे ना हो कि मैं बॉयज़ में से, क्योंकि वो 80 हैं, मैं ज़्यादा लेने की बजाय मैं उसमें से 2 बॉयज़ को बुला लूँ। ठीक है, और गर्ल्स में से मैं कहूँ कि 8 स्टूडेंट्स आ जाएँ। अब ये जो सैम्पल है ये क्या बता रहा है कि हमारे पास डाटा सेट में गर्ल्स ज़्यादा हैं और बॉयज़ कम हैं, लेकिन हमारे पास तो ऑपोजिट है, मेल हमारे पास 80 हैं, फीमेल हमारे पास 20 हैं। ठीक है, तो आपने ये भी हमने ध्यान रखना है कि हमारे पास जो हम सैम्पल ले रहे हैं वो आपका एक्चुअल डाटा सेट को, उसकी रेशो को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, you divide the population into subgroups called strata based on to the relevant characteristics। ठीक है, जो भी characteristics हैं आप जेंडर की बेस पे कर रहे हैं, एज की, एज रेंज की, इनकम की, जॉब रोल की, किसी भी characteristics की बेस पे आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। From the overall population proportion of the population, you calculate how many people should be sampled from each subgroup. Then you use random और systematic sampling to select a sample from each subgroup। ठीक है, वही बात है कि आपने जब सब ग्रुपिंग कर ली है तो उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आपने सैम्पलिंग कैसे करनी है, रैंडम सैम्पलिंग करनी है या सिस्टमेटिक सैम्पलिंग करनी है। ठीक है, अच्छा, लास्ट हमारे पास जो सैम्पलिंग की एग्जांपल है, टाइप है, वो है हमारे पास क्लस्टर सैम्पलिंग। अच्छा, क्लस्टर सैम्पलिंग भी हमारे पास सिमिलर टू स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। इसमें भी हम क्या करते हैं, क्लस्टर बनाते हैं बेस्ड ऑन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और जो डिफरेंस है इसमें हम क्या करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्लस्टर्स बने हुए 5 क्लस्टर्स हैं। ये जो मेंबर्स हैं इन सब की कैरेक्टरिस्टिक सेम है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम है, इनकी सेम है, इनकी सेम है, इनकी सेम है। ठीक है, इनको सबको हमने सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया है। उसके बाद बजाय हम इसमें से रैंडमली सिलेक्ट करने के, हम पूरा का पूरा क्लस्टर उठा लेते हैं। ठीक है, आपने अपने डाटा सेट को पहले तो डिवाइड कर दिया, उसके बाद आपने क्या किया, पूरा का पूरा क्लस्टर ही उठा लिया। ठीक है, अगर आपके पास 5 है तो हमने यहाँ पर डाटा सेट में से 2 क्लस्टर उठा लिए और एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास ये 2 क्लस्टर हैं, ये हमारे पास पूरे डाटा सेट की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, हर चीज़ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी सैंपल ले रहे हैं वो डाटा सेट की कैरेक्टरिस्टिक्स को, डाटा सेट की प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं आएंगे। ठीक है, क्लस्टर सैम्पलिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू सबग्रुप्स, बट ईच सबग्रुप शुड हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स टू द होल सैंपल। इंस्टेड ऑफ सैम्पलिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम ईच सबग्रुप, यू रैंडमली सेलेक्ट द इंटायर सबग्रुप। ठीक है, वही बात है जो हमने देखी है। It is practically possible you might include every individual from each sample cluster. If the clusters themselves are large, you can also sample individuals from within each cluster using one of the above techniques. इस बात का ये मतलब है कि अगर तो हमने क्लस्टर तो बना लिए, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक सेम वाली बना ली, लेकिन हमारे पास क्लस्टर जो है हम लेना चाह रहे हैं वो बहुत बड़ा है, हमें लग रहा है कि ये बहुत बड़ा क्लस्टर है, इस पर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो आप फिर ये भी कर सकते हैं कि बजाय पूरा क्लस्टर उठाने के आप उसमें से कुछ सैंपल उठा लें। ठीक है, वही आप रैंडम सैम्पलिंग करके या स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग करके कुछ अपने सैंपल्स ले लें, बाकी को छोड़ दें अपना टाइम सेव करने के लिए। ठीक है, दिस मैथड इज़ गुड फॉर डीलिंग विद लार्ज एंड डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन, बट देर इज़ मोर रिस्क ऑफ एरर इन द सैम्पल as there should be substantial differences between clusters. It's difficult to guarantee that the sample clusters are really representative of the whole population. ये बात इस टाइप की लिमिटेशन है कि हम देखा, हमने पहले कहा है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो ये 2 क्लस्टर हैं ये इस पूरे डाटा सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ये क्लस्टर में हमारे पास 10 ईयर के लोग हैं, ठीक है, 10 ईयर के बच्चे हैं, इसमें हमारे पास 50 ईयर के हैं, ठीक है, एजड लोग हैं, तो हमने इस क्लस्टर को उठा लिया, इसमें हमारे पास 60 ईयर के हैं, ठीक है, इक्वल हैं, करीब है,
हमने जो ये 10 साल के बच्चे थे इनको छोड़ दिया और हमने इन पे रिज़ल्ट लगा के हमने कहा अपना रिज़ल्ट निकाल दिया, ठीक है, एनालिसिस कर दिया। तो जो ये इनकी करेक्टरिस्टिक्स वाले लोग थे ये मिस हो गए। तो ये हमारे पास लिमिटेशन है कि अगर तो हमारे पास क्लस्टर की करेक्टरिस्टिक्स आपस में सेम नहीं है और हमने ऐसा कोई क्लस्टर मिस कर दिया है तो हम अपने पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, हमारा जो रिज़ल्ट है पूरे पॉपुलेशन पे इक्वली अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें जो एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपके पास हम कहते हैं कि एक कंपनी है, उसके 10 डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑफिसेज हैं, ठीक है, तो बजाय कि आप 10 डिफरेंट कंट्रीज़ में जाएं, वहाँ से आप अपनी सैम्पलिंग करें, ठीक है, वहाँ पे आप अपना काम करें, आप क्या करते हैं, आप 3 या 4 कंट्रीज़ में जाके वहाँ से आप डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं और अज्यूम ये करते हैं कि हमारे पास जो ये 3 या 4 कंट्रीज़ का डाटा है ये हमारा पूरे के सारे 10 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसमें अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो कंपनी है उसके ऑफिस हमारे पास एशियन कंट्रीज़ में भी हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप एशियन कंट्री से डाटा ले लेते हैं, ठीक है, पाकिस्तान से ले लिया, इंडिया से ले लिया, बांग्लादेश से ले लिया, तो आपने उस डाटा को सिर्फ ले लिया, आपने यूरोपियन कंट्रीज़ को छोड़ दिया और फिर आपने ये कहा कि हाँ ये जो हमारे पास रिजल्ट हैं ये यूरोपियन पे भी अप्लाई होंगे, जबकि आपको पता है ऐसा नहीं होता। एशियन कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ में हमारे पास बहुत ज़्यादा फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है, हमारा कल्चर, हमारा क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, बहुत ज़्यादा चीज़ें, हर चीज़ ऑलमोस्ट डिफरेंट है। तो आपने अपना क्लस्टर सिर्फ और सिर्फ एशियन कंट्रीज़ का उठाए और आपने वो यूरोपियन पे भी कहा कि अप्लाई कर दो, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने माइंड में रखनी है कि ये हम ऐसे नहीं करें कि अपने क्लस्टर्स वो उठा लें जिससे हमारे पास जो बाकी हमारा डाटा है वो मिस हो जाए। अच्छा, ये हो गया हमारे पास सैम्पलिंग। अब हमारे पास जो नेक्स्ट उसकी डाटा प्री प्रोसेसिंग की एक टाइप है वो है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, ठीक है। हम सारा काम क्यों कर रहे हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा फीचर है और हमें उनको कम करना है, ठीक है। उसके लिए हमने एक टाइप देखी थी एग्रीगेशन, उसमें हमने समरी की, फिर हमने देखा सैम्पलिंग, उसमें से हमने लार्ज डाटा सेट में से एक स्मॉलर सबसेट निकाला, ठीक है, और उस पर काम किया। अब नेक्स्ट हमारे पास टाइप है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। ये नाम से पता चल रहा है कि हमारे पास डायमेंशन हमने रिड्यूस करनी है, ठीक है। डायमेंशन मतलब फीचर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा और उनको हमने रिड्यूस करके स्मॉलर डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इन मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स देयर आर ऑफन टू मैनी फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनल क्लासिफिकेशन इज डन। दीज फैक्टर्स आर बेसिकली वेरिएबल्स कॉल्ड फीचर्स, ठीक है। जो डाटा सेट में हमारे पास हमें पता है कि जो सारे कॉलम्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, फीचर्स कहते हैं और इनकी बेसिस पे ही हमारा रिजल्ट कैलकुलेट होता है, क्लासिफिकेशन होती है। द हायर द नंबर ऑफ फीचर्स द हार्डर इट गेट्स टू विजुलाइज द ट्रेनिंग सेट एंड देन वर्क ऑन इट, ठीक है। वही बात है कि जितने ज़्यादा फीचर होंगे आपको मुश्किल हो जाएगा खुद से भी विजुलाइज करना, खुद से एनालाइज करना, ठीक है, और फिर इस डाटा सेट पे काम भी करना, ठीक है। समटाइम्स मोस्ट ऑफ दीज फीचर्स आर कोरिलेटेड एंड हेंस रिडंडेंट। अब अक्सर क्या होता है कि आपके पास जो फीचर हैं वो आपके पास एक ही इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक कॉलम रखा हुआ है सिटी और एक कॉलम आपने रखा हुआ है एड्रेस। लोग सिटी में भी सिटी डाल रहे हैं, एड्रेस में भी सिटी डाल रहे हैं, ठीक है। और आपने उनसे डाटा लिया तो इस तरह है कि सिटी में भी रहीमर खान सादकाबाद खानपुर आ रहा है और एड्रेस में भी रहीमर खान सादकाबाद खानपुर आ रहा है। तो ये आपके पास क्या हो गया, रिडंडेंट कॉलम हो गया, ठीक है, डुप्लीकेट डाटा हो गया आपके पास। इस तरह की जो डायमेंशन होती हैं ये आपके पास हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, डिलीट, ठीक है, जो उनको मर्ज करते हैं, ठीक है, और उनको मर्ज करके डायमेंशन अपनी कम कर देते हैं, ठीक है। फिर कुछ आपके पास ऐसे होते हैं जो हमारे पास को रिलेटेड होते हैं, ठीक है, और वो हमारे रिजल्ट पे एक जैसा ही इफेक्ट डाल रहे होते हैं और अगर हम उन कॉलम्स को मर्ज कर दें तो हमारे पास वही रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, अपने डायमेंशंस रिड्यूस किए हैं उनको मर्ज करके, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कोई भी डायमेंशन ख़त्म नहीं किया। Sometimes most of these features are correlated and hence redundant. This is where dimensionality reduction algorithms come into play. ठीक है, dimensionality reduction is the process of reducing the number of random variable under consideration by obtaining a set of principal variables. ठीक है,
तो आप क्या करते हैं कि आपके पास जो अंडर कंसिडरेशन आपके पास डाटा है उसको आप क्या करते हैं अपने प्रिंसिपल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास n डायमेंशनल डाटा है और उसको हमने क्या कर दिया 2 डायमेंशनल डाटा में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, इसकी विद सेम वेरिएंस। मतलब क्या है कि आपके पास वेरिएंस हुई है, आपके पास रिजल्ट्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, आपके रिजल्ट्स वैसे ही आएंगे इन दो से भी, क्योंकि हमने क्या किया है अपने को रिलेटेड डाटा को कंबाइन कर दिया, उनको मर्ज कर दिया। अब इसमें आपने कुछ नहीं करना, आपने हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं, हमने उनको अपना डाटा सेट पास करना है, वो ये काम खुद ही कर देते हैं। उसमें हमारे पास यहाँ पे है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस और जनरलाइज डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, ठीक है। ये डिफरेंट एल्गो हैं, आप इनको जब पास करते हैं तो वो यही काम आपको कर देते हैं, आपके डायमेंशन को रिड्यूस कर देते हैं। अच्छा, लास्ट है हमारे पास फीचर सिलेक्शन। अब इसमें हम क्या करते हैं, फीचर्स को सिलेक्ट करते हैं। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में हमने फीचर्स को रिड्यूस किया था, हमने किसी भी कॉलम को डिलीट नहीं किया था। इसमें हम क्या करते हैं, अब अपने कॉलम्स को इग्नोर कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और जो फीचर्स सिर्फ हमारे पास रेलेवेंट है सिर्फ और सिर्फ उनको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फीचर सिलेक्शन इज़ critical to building a good model for several reasons. One is that feature selection implies some degree of cardinality reduction. कार्डिनैलिटी रिडक्शन क्या होती है कि आपके पास कॉलम्स कम हो जाते हैं इसमें, ठीक है। तो इम्पोज अ कट ऑफ ऑन द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी कंसिडर्ड व्हेन बिल्डिंग अ मॉडल, ठीक है। तो वो हमने अपने सिर्फ रखने हैं फीचर्स जो हमारे पास रेलिवेंट हैं, जो इररेलिवेंट हैं उनको हमने कट ऑफ कर देना है। डाटा ऑलमोस्ट ऑलवेज कंटेन्स मोर इन्फॉर्मेशन देन इज़ नीडेड टू बिल्ड द मॉडल और रॉन्ग काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये हमें पता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा सेट होगा वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। उसमें हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि सारे रिकॉर्ड्स वो हों जो हमें चाहिए हों, ठीक है। कुछ हमारे पास बिल्कुल इररेलेवेंट होंगे, ठीक है, तो उनको हमने क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास मैं अगर स्टूडेंट का डाटा मांगती हूँ, ठीक है, यूनिवर्सिटी से, तो हमारे पास आपके पास उनके पास आपका नेम होगा, फादर नेम होगा, ईमेल होगा, एड्रेस होगा, ठीक है, ब्लड ग्रुप हो सकता है, प्रीवियस एजुकेशन होगी, ठीक है, आपका कोई भी सर्टिफिकेट होंगे आपके, तो हर तरह का आपका डाटा उनके पास पड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैंने ये देखना है कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो किस सिटी से ज़्यादा आ रहे हैं, तो मुझे बाकी किसी भी एट्रीब्यूट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एड्रेस की ज़रूरत है, ठीक है। तो जो बाकी इतने सारे हमने एट्रीब्यूट डिस्कस किए, ये सारे हमने डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फीचर सिलेक्शन कर ली हमने कि मुझे जो मैंने एनालिसिस करना है उसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ कौन सा फ़ीचर चाहिए। अब ये तो हमने देखा ना कि एक फ़ीचर हमने लिया, तो डाटा सेट में हमारे पास हम 2, 3, 4 भी ले सकते हैं कि हाँ इनसे फ़र्क पड़ेगा और बाकियों से नहीं पड़ेगा, तो जिससे नहीं पड़ेगा उसको हमने ड्रॉप कर देना। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव अ डाटा सेट विद 500 कॉलम्स दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कस्टमर्स. However, if the data in some column is very sparse, you would gain very little benefit from adding them to the model. And if some of the columns duplicate each other, using both column could affect the model. ठीक है, इसमें हमने 2 केस देखे। एक तो अगर आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा स्पार्स है, मतलब आपके पास कहीं आपके पास पूरे कॉलम में डाटा आ रहा है, किसी कस्टमर ने दिया है, किसी कस्टमर ने नहीं दिया, 500 में से सिर्फ और सिर्फ 15 आपको डाटा दिया, तो 50 वाला डाटा सिर्फ हमारे पास 50 कस्टमर का डाटा है, लेकिन हम उस कॉलम पे प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। या आपके पास कुछ ऐसे